सर जय हिंद। मेजर जनरल अर्जुन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर चैनल। थैंक यू सर, आप आए। दरअसल एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू था जिस पर मुझे बात करनी थी। रूस से एक खबर आती है कि व्लादिमीर पुतिन ने 2 साल में तीसरी बार आदेश दिया कि सेना को बढ़ाओ, और एक नहीं दो नहीं बल्कि 2-2.5 लाख सोल्जर्स की भर्ती की जाए। यानी कि वो चाहता है कि चीन के बाद सबसे बड़ी सेना उसके पास हो, कम से कम 15-16 लाख की सोल्जर को चाहता है। और ये मुद्दा उस वक्त बड़ा अहम हो जाता है सर, जब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना हमारे पास है, लेकिन 2019, 20, 21, 22 का ट्रेंड देखें या फिर अग्निवीर स्कीम को देखें तो एक चीज समझ में आती है कि हम सेना को कम करना चाहते हैं, हम टेक्नोलॉजी को उसके अंदर शामिल करना चाहते हैं। लेकिन दुनिया के बड़े देश, चाहे अमेरिका की बात कर लें, चाइना की बात कर लें, अब रूस की बात कर लें, वो अपनी सेना को बढ़ाना चाहते हैं। मैं उस लिहाज से चीजों को आपसे समझने की कोशिश करूंगा। मैं भारत के पॉइंट पर भी आऊंगा सर, लेकिन मुझे लगता है कि पहले रूस की क्योंकि एक खबर है तो उसी से चर्चा की शुरुआत की जाए। व्लादिमीर पुतिन को क्यों ये एहसास हुआ कि अब उन्हें कम से कम 2-2.5 लाख सोल्जर और चाहिए? क्या ऐसा घटा सर पिछले 2 साल में जो पुतिन को लग रहा है कि जो उनकी सेना थी वो नाकाफी है? 13-14 लाख सैनिक उनके पास भी थे, अब इसको बढ़ाया जाए सर। देखिए राजेश जी, एक बहुत क्लियर मैसेज है एक तो, कि नेशनल सिक्योरिटी और आपकी सॉवरेनिटी जो है, आप किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। रशिया का एक्सपीरियंस, रशिया इस लड़ाई में अपने काफी सैनिक मारे गए हैं, और जो भी ऑफिशियल फिगर्स आपको आती हैं वो सच्चाई नहीं बयान करती। जी, रशिया की काफी कैजुअलिटीज हुई हैं। मैं तकरीबन आपको बता सकता हूं कि 1 लाख से ज्यादा रशियन सैनिक मारे गए। ओके सर। जब आपकी इतनी हैवी कैजुअलिटीज होती हैं तो आपके माइंड में आता है कि मैंने क्या सीख ली है इस लड़ाई से। और वो सीख ये थी कि जब रशिया डोमिनेट करना चाहता था, रशिया के पास ट्रूप्स नहीं। जी, अब जब कुर्स्क का ऑफेंसिव हुआ और 1200 किलोमीटर यूक्रेनियन फौज अंदर आ गई, रशिया ने उस एरिया को क्यों नहीं डिफेंड कर पाया? बिकॉज रशिया के पास इतने बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं थे। जी, और दूसरा है कि इस लड़ाई के दौरान रशियंस ने 1,70,000 रिजर्विस्ट को अपनी फौज में लेके आए हैं। ओके, क्योंकि उनको लगा कि ये जो हमारी 10 लाख की फौज है, हम इसके साथ नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि ये अकेला बॉर्डर नहीं है रशिया के लिए। जी, रशिया की फोर्सेस अपने दूसरे बॉर्डर पे भी है, चाइना के साथ भी बॉर्डर है, और आपका जो आर्कटिक सी के साथ भी, उस तरफ भी आपका बॉर्डर है। तो बाकी देशों के साथ भी तो इसको, रशिया को अपने बॉर्डर को सिक्योर रखना है। तो बिल्कुल सर। इसीलिए ये रशिया ने फैसला किया है कि हमारे पास एक 15 लाख की फौज होनी चाहिए, और 9 लाख हमारे पास नॉन एक्टिव फौज होनी चाहिए, जो आपके जी, रिजर्विस्ट वगैरह है, और जो टाइम पे हम उनको मोबिलाइज कर सकते हैं अपनी फौज के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि 15 + 9 = 24। 24 लाख की फौज का अल्टीमेट विजुअलाइजेशन रशियन आर्मी ने किया है। बिकॉज रशिया जानता है कि आने वाले वक्त में जो नेटो की थ्रेट है, जी, जो अमेरिका की थ्रेट है, वो कम नहीं होगी। बिल्कुल सर। बिकॉज आने वाले वक्त में, अब आपने यूक्रेन में अगर आपने डोनबास का एरिया भी ले लिया, अब उस एरिया को और उस बॉर्डर को डिफेंड करने के लिए भी तो आपको ट्रुप्स चाहिए, बिल्कुल सर। और वो एक एक्टिव बॉर्डर होगा, एक डोरमेंट बॉर्डर नहीं होगा जैसे रशिया के बाकी बॉर्डर्स हैं कि वहां पे लड़ाई नहीं छिड़ी हुई। यहाँ पे घुसपैठ हमेशा होती रहेगी। इट विल बी, और अगर मैं एक इसका एग्जांपल दूं, इट विल बी लाइक
एक लाइन ऑफ कंट्रोल, ओके। जो एलओसी है इंडिया जी पाकिस्तान के बीच में, सिमिलर काइंड ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल आप रशिया और यूक्रेन के बीच में देखने वाले हैं। ठीक और सर। लाइन ऑफ कंट्रोल में क्या होता है राजेश जी? इट इज एन आई बॉल टू आई बॉल बिल्कुल डिप्लॉयड। सर। आपने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में आपने ऑलमोस्ट 70,000 अपने जवान आपने लगा रखे। क्यों लगा रखे हैं? बिकॉज आज चुनौती ऐसी है चाइना के साथ कि आपको अपना पूरे बॉर्डर पे अपने फौजों को तैनात आपको करना पड़ा है। और बिल्कुल। फिर जब आप पूंछ रजौरी में आ जाते हैं, आप साउथ और पीर पंजाल में आ जाते हैं, तो आपके पास ट्रुप्स नहीं मिलते आपको। जी। तो ये बहुत ये इंपॉर्टेंट है। आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे करेंगे तो इसके बारे में मैं बहुत डीपली आपसे चीजों को समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक पॉइंट की रूस के पास अभी तक शायद सबसे बड़ी आर्मी चाइना के पास थी, उसके बाद भारत के पास, फिर अमेरिका के पास, चौथे नंबर की सबसे बड़ी फौज रूस के पास थी, और 13वां या 14वां नंबर यूक्रेन के पास था। मैं जो चीज समझना चाह रहा हूं सर आपसे कि रूस के पास फोर्थ लार्जेस्ट आर्मी थी, यूक्रेन के पास 13 या 14 नंबर पे यूक्रेन आ रहा था आर्मी रखने के मामले में। लेकिन अब रूस को मजबूर होना पड़ा है अपनी ट्रुप की स्ट्रेंथ ज्यादा करने के लिए। लेकिन मेरे सामने यानी कि भारत के सामने नंबर 1 आर्मी वाला जिसके पास सबसे ज्यादा सैनिक हैं, वो देश है जिसके साथ इस वक्त हालात एलएसी पर टेंशन भरे हुए हैं, यानी कि चाइना की बात कर रहा हूं। और चाइना और फिर अगर पाकिस्तान की भी आर्मी को हम जोड़ दें तो एक बहुत बड़ी फौज हो जाती है सर। लेकिन हम उस लिहाज से अपने सैनिकों को कम कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं ये? मैं इस लिहाज से चीजों को समझना चाहूंगा। तो राजेश जी, एक मैं आपको क्लेरिफिकेशन एक आपके व्यूअर्स के लिए भी देना चाहता हूँ कि जी यूक्रेन आर्मी आपने बताया 13 या 14 लार्जेस्ट आर्मी है और रशियन आर्मी 4th लार्जेस्ट आर्मी है। तो आप देखिए कि अटैकर कौन है और डिफेंडर कौन है। जब अटैकर होता है राजेश जी, आप भी आर्मी में रहे, मैं भी रहा जी हूँ, एक सिंपल रेशियो होता है 6:1। जी बिल्कुल सर। जब आपको एक एक अटैक के ऊपर अगर आपको विजय हासिल करनी है तो आप डिफेंडर से के पास 6 गुना की फौज होनी चाहिए। ओके। तो क्या आज रशिया के पास 6:1 की रेशो थी वहां पे? क्वेश्चन मैं रख रहा हूं सामने। क्वेश्चन है और सर। और अगर 6:1 की रेशो नहीं थी तो ये लड़ाई की वजह इतनी लंबी खिंचना और इतने लॉन्ग ड्रॉन कैंपेन हुए हैं और इतनी डिसाइसिव विक्ट्री भी रशिया ने नहीं ली। तो जी इसकी ये वजह मैं एक इसको बेस बना के हम चाइना के ऊपर आते हैं। अब चाइना की के साथ अगर आप लड़ाई देखेंगे तो इंडिया हमेशा डिफेंडर रहेगा जी और चाइना एक अग्रेसिव रहेगा। तो एक नॉर्मल अजम्पशन ये है कि चाइना को जितने ट्रुप्स लगाने पड़ेंगे भारत के अगेंस्ट वो अटैक में, तो वो कई दुगना ट्रुप्स चाइना को लगाने पड़ेंगे उस लड़ाई को जीतने के लिए। पहली चीज। दूसरी है कि भारत को एक सीख लेनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये मैं अग्निवीर स्कीम को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं अभी, जी इस स्टेज पे मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, पर मैं एक चीज सामने लेके आता हूं। वो ये चीज है कि अगर आप ये अग्निवीर मॉडल पे आगे चलते जाएंगे, जो ये मॉडल बना है, जी आप आने वक्त में देखेंगे कि फौज की जो कटौती है ऑलमोस्ट 50% हो जाएगी। जी जी। जिस हिसाब से आप रिक्रूटमेंट 65,000 ये 45। 45,000 आपकी जी रिक्रूटमेंट है, 42,000 आपकी रिक्रूटमेंट है, और इतने आपके सैनिक आपके रिटायर हो रहे हैं, वो तकरीबन 65,000 आपके रिटायर होते हैं। तो आप देखते हैं कि 20,000 का हर एक साल में एक डेफिशिएंसी पैदा हो गई है। और अगर आप इसी
डेफिशिएंसी को 5 और 7 और 8 साल में लेके जाएंगे, तो आप अनुमान अपना लगा सकते हैं कि आपने कितने लाख अपने ट्रूप्स को कम कर दिया। और आपकी फौज 12 लाख से ऑलरेडी 11 लाख या 10 लाख के आसपास आ चुकी है आज की डेट में। जी और ये आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस पिछले हफ्ते हुई थी दिल्ली में, और इसके ऊपर संज्ञान हुआ था कि हम इसको अलाउ नहीं कर सकते अपनी फौज को इतना कम करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी फौज को देखिए, अभी वन बॉर्डर वन फोर्स का कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं है। जी बिल्कुल सर। तो आपने देखा है कि जो कई बॉर्डर्स पे इंडियन आर्मी भी बॉर्डर में तैनात है। एक्चुअली वहां पे बीएसएफ को होना चाहिए था, बिल्कुल सर। पर बीएसएफ नहीं है वहां पे, इंडियन आर्मी है। इंडियन आर्मी है तो इंडियन आर्मी की ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट होगी। तो जब आपको काउंटर इंसर्जेंसी और आपको काउंटर टेररिज्म के लिए आपको ट्रूप्स की आपको जरूरत है, जी तो आपको एक कैच 22 सिचुएशन में आप पहुंच चुके हैं, क्योंकि आपको बॉर्डर पे भी जवान लगाने हैं और आपको सीआई और सीटी ऑपरेशंस के लिए भी जवान लगाने हैं। अब जवान तो उतने ही है ना, बिल्कुल सर। उतने ही है 10-11 लाख। तो ये अग्निवीर को अगर आप इसको और ऐसे आगे लेके जाएंगे, मैं नहीं बोलता अग्निवीर आप बंद करो, आप अग्निवीर को चलाइए, बट एटलीस्ट जो रेशो है जी रिक्रूटमेंट की उसको 1:1 तो करिए। बिल्कुल सर। जो रेशो है आपकी रिक्रूटमेंट की और रिटायरमेंट की, अगर आपने उसको बढ़ाना भी नहीं है, 1:1.25 भी नहीं करना है, आप उसको एटलीस्ट 1:1 तो लेके जाइए। और अगर आप ये नहीं करेंगे राजेश जी, आप देखना कि एक टाइम ऐसा आएगा, एक हमारी हिस्ट्री में दर्ज होगी ये चीज कि के बताने के बावजूद, समझाने के बावजूद हमारी गवर्नमेंट ने ये कदम नहीं लिया, क्योंकि ये मुद्दा पॉलिटिकलाइज हो चुका है। और इसीलिए पॉलिटिकल डिसएडवांटेज के लिए जी आपने ये डिसीजन नहीं लिया। आई थिंक आपको इसके ऊपर सोचना पड़ेगा, बिल्कुल सर। बिल्कुल आपको पॉलिटिक्स के ऊपर जाना पड़ेगा, और आपको सोचना पड़ेगा कि हमारी देश की सॉवरेनिटी का सवाल है। और देश की सॉवरेनिटी के लिए आपको आपको इमीडिएटली ये अग्निवीर की भर्ती जो है आपको 1.5 गुना करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर। अगर मेरा जो मानना है इसके बारे में कि अगर आप अग्निवीर कंसेप्ट को रखिए, आप जारी रखिए, लेकिन जो आप 45,000 भर्ती करें उसकी जगह फिर आपको 2,40,000 पर ईयर आपको भर्ती करने होंगे, ताकि आप 75% को निकालें और जो 25% बचें तो वो 50-60,000 बचें। लेकिन क्या 2,40,000 को ट्रेनिंग देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्या हम उतना पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं? तब जाके जो है एक रेशो आ सकता है। मे भी सरकार इसके बारे में सोचेगी सर। आई होप जैसा आपने भी कहा। लेकिन एक दो पॉइंट और है सर जो मैं समझना आपसे चाहता हूं, क्योंकि जो मेरे पास मोटी मोटी जानकारी है कि लगभग 24 लाख जो है वो चाइना के पास आर्मी है। हम पाकिस्तान की बात करें तो 7 से 8 लाख आर्मी पाकिस्तान के पास भी है, और ये आंकड़ा लगभग 40 लाख के आसपास पहुंच जाता है सर, सब कुछ मिला के, अगर रिजर्व भी उनके मिला लें तो। उस लिहाज से, क्योंकि हमें एक चीज तो साफ है कि वॉर होगा तो वो वन फ्रंट नहीं होगा, वो टू फ्रंट ही होगा। अब तो थ्री फ्रंट की भी बातचीत चलने लगी है जब से बांग्लादेश के हालात बिगड़े हैं। तो उस लिहाज से जो हम अपनी आर्मी की स्ट्रेंथ को कम कर रहे हैं, या जो मौजूदा स्ट्रेंथ है उससे काम चल जाएगा, या इससे आगे हमें सोचना होगा, नए ट्रूप्स की हमें जरूरत होगी? देखिए राजेश जी, एक अच्छी लाइन है जो मुझे याद आ रही है, इफ यू वांट पीस यू मस्ट प्रिपेयर फॉर वॉर। जी तो एक दूसरे देश को अगर आपने चुप रखना है, तो आपने उसको अपनी ताकत दिखानी है। जब आपके पास ताकत ही नहीं होगी, जब जैसे आपने बताया कि 40 लाख वो हो जाएंगे और हमारे पास 10 लाख हो जाएंगे, तो ऑलरेडी आज की डेट में तो आपके पास ताकत नहीं है।
जी तो अगर आपके पास आज की डेट में ताकत नहीं है तो आप चाइना और पाकिस्तान को कैसे रोकेंगे, मुझे बताइए। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है डिस्कशन का। और मुझे ये बहुत आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट योर चैनल और आपको खास तौर पे कि आप ये मुद्दा बार बार रेस करते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी मुद्दा है समझना हर एक देश के वासी को कि फौज में आने वाले वक्त में जो आपका थ्रेट एनालिसिस है। अभी मैं जी आपको एक 30 सेकंड लूंगा, आई जस्ट एक्सप्लेन कि हमारा थ्रेट एनालिसिस क्या यू सजेस्ट करता है हमारे लिए, और उसके बाद जी आप अपने आप नतीजे में निकलेंगे हमको कितनी बड़ी अपनी फौज चाहिए। आज हमारे सामने इजराइल हमास का एग्जाम्पल है। टेक्नोलॉजी फेल हो गई। जी इजराइल ने बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं रखे थे बॉर्डर पे, घुस गया हमास अंदर और कत्लेआम कर दिया। अफगानिस्तान और पाक में लड़ाई चल रही है हमारे नेबरहुड में। रशिया यूक्रेन की लड़ाई आपके सामने है। अब म्यांमार में भी लड़ाई चल रही है उनकी मिलिट्री जनता और उनके रेबल्स के अगेंस्ट। जी बांग्लादेश अनस्टेबल हो चुका है आपके लिए, और बांग्लादेश का बॉर्डर आपके लिए बहुत बड़ी आपकी सरदर्दी बनने वाला है, और इतनी फौज वहां पे है नहीं जो बॉर्डर पे जो लगी हुई है। नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर का मसला आपके सामने है। साउथ ऑफ पीर पंजाल रेंज में आपने देख लिया कि किस तरीके से घुसपैठ हो रही है और कैसे टेररिस्ट स्ट्राइक्स हो रही है। बिल्कुल सर। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में आपके सामने चाइना खड़ा है, और लाइन ऑफ कंट्रोल में पाकिस्तान तैयार है। बिल्कुल सर। ये आपके सामने चुनौतियां हैं। अब आप मुझे बताइए, इस चुनौती का सामना करने के लिए आपको फौजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि यस आज आपकी फौज में टेक्नोलॉजी नहीं आई है। जी हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। चाइना ने अपनी फौज कब करी, जब चाइना ने अपनी टेक्नोलॉजी हासिल कर ली, और चाइना की फौज में जब टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, उसके बाद चाइना ने फैसला किया कि हम अपनी फौजें कम करेंगे। ओके सर। तो भारत की फौज में टेक्नोलॉजी नहीं आई है। टेक्नोलॉजी नहीं आई है तो आप अपनी फौज को कम अपना कैसे करने लगने चल पड़े। जब आप जानते हैं कि बूट्स ऑन ग्राउंड को टेक्नोलॉजी रिप्लेस करेगी, आपका लॉजिक तो यही था ना। बिल्कुल बिल्कुल। जो जितने भी हमारे चीफ्स थे और ये जो जितने भी स्पोक्स पर्सन टीवी में आते हैं, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल्स, ये बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी विल रिप्लेस बूट्स ऑन ग्राउंड। यू अमेरिका की तरह बात कर, अमेरिकन की तरह बात करते हैं ये लोग। अरे भाई, एक हिंदुस्तानी की तरह बात करो, एक देशभक्त की तरह बात करो कि टेक्नोलॉजी जब आपके पास आई नहीं है तो बूट्स ऑन ग्राउंड की क्या बात कर रहे हो आप। सो मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। जिसको ये मैसेज सुनाई देना चाहिए उसको सुनना चाहिए जी कि आज आपके पास टाइम है, आज आपके पास वक्त है। लड़ाई नहीं अभी शुरू हुई, पर कल का हमको इंतजार नहीं करना है, क्योंकि कल एक लड़ाई छिड़ सकती है। और उस लड़ाई के दौरान आप क्या करेंगे जब आपके पास फौजें ही कम पड़ेंगी। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो ये हमारे आर्मी के जनरल्स को, हमारे आर्मी के प्लानर्स को इसके बारे में सोचना है। कितनी फौज आपको चाहिए उनको डिसाइड करना है, हम कोई नहीं उनको बताने के लिए जी जी कि इतनी फौज होनी चाहिए। हमने आपको थ्रेट्स बता दिए हैं। अब ये थ्रेट्स की जानकारी उनको भी है। मैंने कोई बिल्कुल। रॉकेट साइंस नहीं बोला है। मैंने कोई ऐसी चीज नहीं बोली है जो बाकी लोग नहीं जानते। सारे लोग जानते हैं कि ये थ्रेट्स है। ये एग्री सर। थ्रेट्स अगर हैं तो आप क्या तैयारी कर रहे हो इस थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए। मेरा सवाल बस ये प्लेन एंड सिंपल है आपके लिए और आपके व्यूअर्स के लिए।
व्यूअर्स के लिए बस मैं एक छोटी सी टिप्पणी आपसे चाहूंगा, क्योंकि लंबा वक्त मैंने आपसे ले लिया है सर। एक छोटी सी टिप्पणी मुझे चाहिए आपसे। अभी तक इंडियन आर्मी के बारे में जब भी बातें होती थी मेरे सीनियर से, आपके साथ भी, तब हम ये खुलकर कहते थे कि भाई हमारे पास मैन बिहाइंड दी मशीन है, जिसके दम पर हम दुश्मन को कदम पीछे खींचने पे मजबूर करते हैं। लेकिन क्या अग्निवीर स्कीम लॉन्च होने के बाद वो मैन बिहाइंड दी मशीन हमारे पास होगा सर? छोटा सा नहीं पॉइंट। होगा। सी सिंपल है, जब आपको ज्यादा मशीनों की जरूरत है तो आपको ज्यादा जवानों की जरूरत है। बिल्कुल सर। जब आप बोलते हो कि आपको असॉल्ट राइफल्स इतनी चाहिए, आपको लाखों में असॉल्ट राइफल चाहिए, तो उस असॉल्ट राइफल को फायर कौन करेगा? एक जवान करेगा ना। तो बिल्कुल बिल्कुल इसीलिए मैन बिहाइंड द मशीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी इन्फेंट्री वाले से पूछ लो, मैं तो इन्फेंट्री का नहीं हूं, जी। फिर भी आप किसी इन्फेंट्री के सोल्जर से पूछ लीजिए कि एक जवान की कितनी अहमियत है फौज में लड़ाई के दौरान। तो झंडा तो पहाड़ के ऊपर उसी ने तो उसी ने दागना कहा। है वहां पे जाके। जी टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर तो नहीं भेज सकते ना वहां पे झंडा लगाने के लिए। जी। आपको बंदा चाहिए ना वहां पे अपनी भारत का तिरंगा लहराने के लिए। बिल्कुल तो सर। इसलिए, हाँ, इसलिए मैं बोलता हूँ कि टाइम आ गया है, और ज्यादा इसको डिबेट्स में हमको नहीं निकालना है, हमको ग्राउंड पे एक्शन चाहिए। ग्राउंड। सिंपल है। बिल्कुल सर। चलिए, आई होप कि ये बात दूर तक पहुंचेगी, और बिल्कुल बहुत अहम पॉइंट सर आपने रखे हैं, बहुत डिटेल से आपने समझाया है कि अगर आपको लड़ाई से बचना है तो लड़ाई के लिए आपको हमेशा तैयार रहना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेजर जनरल राजन कोचर सर, थैंक यू समय देने के लिए सर। जय हिंद सर। थैंक यू सर। थैंक यू रंजीत जी, जय हिंद। थैंक यू।